दोस्तों, इस चैनल में खुश आमदीद है। जनाब नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का माहौल बनाना शुरू कर दिया है और अब चूंकि इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो गया है और अब चूंकि इलेक्शंस के हवाले से किसी तरह का कोई इबाम नहीं, लिहाजा नवाज शरीफ ने वो कार्ड्स खेलने का फैसला कर लिया है जो उन्होंने सीने से लगा के रखे हैं। बताया ही जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ ऐसे धमाके करने हैं जिसकी आवाज न सिर्फ दूर दूर तक सुनी जाएगी बल्कि उन धमाकों की शिद्दत इतनी होगी कि इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई जो इमारत है वहां पर जो चंद इंसाफ के भगवान बने बैठे हैं लोग, उनके ऊपर बिजली बन के गिरेगी और नवाज शरीफ महज धमाके नहीं करेंगे बल्कि वो कुछ ऐसी चीजें कौम के सामने रखेंगे जिससे इस बात का तासुर मिलेगा कि जनाब जो कुछ नवाज शरीफ कह रहा है नवाज शरीफ के पास उसका ठोस सबूत मौजूद है। और ये बात भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आएगी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी से पहले या वतन वापसी के बाद जो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियां, जुल्म, सितम सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन जिन लोगों ने चलते बदते हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ा है, बर्बाद किया है, कम से कम उनसे सवाल तो होना चाहिए, कम से कम उनसे हिसाब तो लिया जाना चाहिए। और इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ साहब वो सारा माहौल क्रिएट करेंगे, वो सारा एविडेंस कौम के सामने रखेंगे जिसकी बुनियाद पर उनकी तरफ से हिसाब के मुतालबे को ना सिर्फ जो है पजीराई मिलेगी बल्कि मुमकिन है कि ये जो इंतखाबी मुहिम है इसके दौरान ही जो एहतसाब का अमल है, हिसाब का अमल है, वो शुरू हो जाए। और बताया ये जा रहा है कि इसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास कुछ सबूत आ गए हैं और कुछ एक ऐसी वीडियो भी आ गई है जो किसी आला अदालती शख्सियत के हवाले से है और उस वीडियो के अंदर वो शख्स जो कुछ करते पाए जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनाब किसी खातून के साथ किसी कमरे में मौजूद हैं, बल्कि वो जो कर रहे हैं या जिस किस्म का वो इजहार ख्याल कर रहे हैं एक खास कैफियत में, वो बहुत ही ज्यादा काबिल इतराज हो सकती है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब चूंकि इस पे किसी तरह का कोई इबाम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अब इंतखाबात होने जाने हैं, इसमें भी कोई इबाम नहीं है कि 8 फरवरी की तारीख खत्मी है, लास्ट एंड फाइनल है और इसमें किसी तरह की कोई कतोबुरीद इजाफे या कमी का इम्कान नहीं है। तो ये बात बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि अगले एक हफ्ते के दौरान यानी अगले हफ्ते 10 दिन के दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं और पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ही ज्यादा हंगामा होने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा हलचल मचने जा रही है। कुछ सियासी तहाद बनेंगे, कुछ सियासी तहाद टूटेंगे, कुछ लोग जो है फसली बटेरे जिनको हम कहते हैं मौसमी परिंदे, वो हालात और हवा का रुख देखकर अपने घोंसलों से उड़ेंगे और किसी दूसरे घोंसले को अपना आशियाना बनाएंगे। यानी तब्दीलियां आएंगी, वफादारियां तब्दील होंगी, नजरियात तब्दील होंगे, इस्तीफे आएंगे, सियासी तौर पर हंगामा खेजी होगी। वो कुछ चेहरे जो अभी तक हमें सियासत में एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे वो सियासत में एक्टिव होंगे और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान होने की वो जो है इम्कानात हैं। और इससे बढ़कर ये कि वो कुछ लोग जो माजी के अंदर लाडले का स्टेटस इस्तेमाल कर रहे थे या लाडले का टैग अपने सीने पर लगा के फिर रहे थे, उनसे ये टैग परमानेंटली छीन लिया जाएगा। ये बात 100% है। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो एहतसाब के नाम से भाग रहे थे और मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने आप को एहतसाब के शिकंजे में लाने से बचाने की भरपूर किस्म की तगोदौ कर रहे थे, उनके लिए भी मुझे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि प्लानिंग कर ली गई है और इतना खौफनाक क्रैकडाउन अगले 7 दिन में होने जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और नैब अगले 7 दिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां करने जा रहा है और उस चक्कर के अंदर लोग बेशक जाके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, बेशक जाके ये कहें कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कोई खवातीन के ऐसे इश्यूज हैं जो अमूमी तौर पर विलादत से मुंसलिक होते हैं, उनका ये मानना है कि जनाब इस मौके पर अब किसी से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लिहाजा आगे आने वाले जो 7 दिन हैं वो कुछ ज्यादा अहमियत के हामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगले 7 दिन के अंदर जो कुछ चीजें भी चल रही थी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, उसके हवाले से भी कुछ मजीद इंकशाफात होने जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको याद है कि एक मरतबा जावेद चौधरी ने इंटरव्यू किया था जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का और उस जो है इंटरव्यू की बहुत ज्यादा धूम मची थी। इसी तरीके से जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से भी
कुछ इरशादात आलिया हो सकते हैं, ऑन कैमरा भी हो सकते हैं, और जो जिसे हम कह सकते हैं कि किसी जर्नलिस्ट को चकवाल बुलाकर उसके साथ चाय या खाने की दावत के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इशारे हैं वो इस हवाले से मिल रहे हैं कि वो यानी जनरल फैज़ अमीन साहब, ये जो केस आया है शौकत सिद्दीकी साहब का, इस केस के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश होके अपना मौकफ रखेंगे और वो ये बताएंगे कि जो मुलाकात से इनकार नहीं करेंगे। जनरल फैज़ अमीन साहब के करीबी जरिए ने जो है वो अंसार अब्बासी साहब को बताया, और अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी छपी है आज दी न्यूज़ में, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद से बात करने की कोशिश की और जनरल फैज़ हमीद से उनका राब्ता नहीं हो सका, तो उसके बाद उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के एक बहुत ही करीबी शख्स के साथ राब्ता किया और उसने सवाल जो है वो फैज़ हमीद साहब से पूछकर वापस बताया है अंसार अब्बासी साहब को, जिसका मतलब ये है कि अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में जो बात तहरीर की है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की ही है, और उनका उसमें ये बात उन्होंने कही है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हाँ जी उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब से मुलाकात की। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मैंने जिस वक़्त शौकत सिद्दीकी साहब से मुलाकात की उस वक़्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उन्होंने जो मुलाकात की थी वो शौकत सिद्दीकी साहब की ऑफिशियल रेजिडेंस पे जाके की थी, और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी वो उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार साहब के कहने पर या उनके इल्म में लाए बगैर मुमकिन नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जनरल नवीद मुख्तार साहब को इल्म था कि फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त DGC थे, मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज थे, वो जज साहब से मिलने जा रहे हैं, और नवीद मुख्तार साहब उस वक्त के DGISI की आशीर्वाद से ही वो मिलने गए। इसका मतलब ये है कि वो बात जो जज साहब यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की थी कि कड़ी के साथ कड़ी जुड़ेगी, तो वो कड़ी के साथ कड़ी ऐसे ही जुड़ेगी कि जनरल फैज़ हमीद साहब आएंगे और आगे बताएंगे कि हाँ जी मैं गया था, और कहेंगे हाँ जी गए थे, मुलाकात हुई थी, मुलाकात में ये बात हुई थी, वो कहेंगे ये बात नहीं हुई थी, ये बात हुई थी। किसके कहने पे गए थे? क्योंकि सिटिंग जज के साथ जाकर मिलना भी ऑफिशियल कैपेसिटी में बहुत ही ज्यादा काबिल एतराज है। तो वो कहेंगे जनाब मैं अपने DGISI के से पूछ के मिलने गया था, कहेंगे जनाब आपका DGISI कौन था? उन्होंने कहना जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार। तो काजी साहब ने साथ बैठे रीडर को कहना है कि बुला ले जरा नवीद मुख्तार साहब को भी, उनको भी कर दे नोटिस। नवीद मुख्तार साहब आएंगे तो फिर आके वो अपनी भी कोई कहानी बताएंगे ना, इसी तरीके से चेन बनती है, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है। अलबत्ता उनका ये मानना है कि उनकी जो मुलाकात हुई थी शौकत सिद्दीकी साहब से वो इस हवाले से नहीं हुई थी कि वो कोई बेंच बनवाना चाह रहे थे, बल्कि वो शौकत सिद्दीकी साहब का एक फैसला था जिसमें आप पारा में जहाँ पर ISI का ऑफिस है उसके ऊपर जो रुकावटें लगी थी उन रुकावटों को हटाने के हवाले से था, और जनरल फैज़ हमीद साहब का ये कहना है कि वो इस मकसद के लिए बात करने गए थे जनाब शौकत सिद्दीकी साहब के साथ। अब वो अगर इस बात को वो मान रहे हैं कि इस इशू पर बात करने गए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और मेरी शौकत सिद्दीकी साहब से मैं इस पर जरूर कंफर्म करूंगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये बात ऐसे ही हुई थी कि वो इसी बहाने उनसे मुलाकात के लिए आए थे, और दौरान गुफ्तगू उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए उनसे पूछा था कि हाँ जी ये अगर ऐसा मामला आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था जनाब जो बनता है कानून उसके मुताबिक मैं सजा दूंगा, और अगर उनकी रिहाई बनती है, जमानत बनती है तो मैं जमानत दूंगा। ये इस तरह की मुझे याद पड़ता है कि इस तरह की कोई चीज हुई थी। इसका मतलब ये है कि अगर आधी बात दुरुस्त है तो फिर बाकी बात के ऊपर भी जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि इम्कानात पाए जाते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब की ये बात भी दुरुस्त होगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो आउटकम है जनरल फैज़ साहब के आने का या जनरल फैज़ साहब के इतराफ का, वो भी नवाज शरीफ के इंतखाबी मुहिम का ईंधन बनने जा रहा है। और ना सिर्फ ईंधन बनेगा बल्कि मुझे क्यों निकाला के बाद ये चीज आएगी कि मुझे यूं निकाला और मुझे इसने निकाला और मुझे इसने इस तरह निकाला। इस तरह की कुछ चीजें बनेगी मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में। अलबत्ता इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान हैं जिनके मौजूदा भी और साबिक भी, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ एविडेंस मौजूद है, रिटन एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है
کسی کیس کے اوپر کسی جج صاحب کی نوٹنگ بھی ہے، کسی ایک سلسلے میں ایک جج صاحب کی دوسرے جج صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے، اور اس جج صاحب نے آ کر جو میاں صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کو بتایا، اور اس کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی میاں صاحب کے پاس موجود ہیں، اور اس میں یہ اس بات کا بھی ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک جج صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا نواز شریف صاحب کے ایک جو ان کے قریبی ساتھی تھے، جس وقت یہ بینچ والا معاملہ چل رہا تھا نا، پاناما بینچ والا، اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے جا کر خفیہ طور پر ملاقات کی تھی ایک جج صاحب سے، اور جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب، اور ان جج صاحب نے اس لیگی وزیر سے یہ بات کہی تھی کہ میرا یہ ماننا ہے، یہ میرا یہ مشورہ ہے کہ میاں صاحب سے کہو کہ وہ استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں، اور اسی چکر کے اندر ان کی کوئی سکن سیو ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ بات کی تھی مسلم لیگ نون کے ایک وزیر کو، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو جج صاحب تھے جن کے ساتھ اس لیگی وزیر کی ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس جج صاحب کی بھی ایک ویڈیو کسی کے پاس موجود تھی، کسی شخص کے پاس یا کسی ادارے کے سے وابستہ کسی شخص کے پاس، اور اس ویڈیو کے اندر وہ جج صاحب جو تھے نا وہ شراب نوشی کر رہے تھے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور بڑی امپورٹڈ قسم کی انہوں نے بوتل رکھی ہوئی تھی سامنے، اس بوتل سے جام بھر رہے تھے اور پی رہے تھے، اور اسی دوران بہت سارے راز جو ہیں وہ افشا کر رہے تھے، وہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی کسی کے پاس، اور اس نے اس ویڈیو کو پیش کر دیا آگے کسی جو ہے ادارے سے وابستہ شخصیت کے پاس، اور پھر وہی ویڈیو جج صاحب کو دکھائی گئی کہ جناب یہ ہے، آپ شراب پی رہے ہیں، اگر یہ چیز سامنے آ جائے، یہ چیز جیو پہ چل جائے، یہ چیز جو ہے ڈان پہ چل جائے، یہ چیز ایئر وے پہ چل جائے گی، تو آپ کا کیا رہ جائے گی عزت، آپ کو تو خودکشی کرنی پڑ جائے گی، اس طرح کا ان کو کوئی باتیں سنائے گی، بالکل ارشد ملک صاحب جیسا کیس۔ اور اس چکر کے اندر ان جج صاحب نے بھی اس وقت پروجیکٹ عمران خان کا نہ صرف وہ حصہ بنے، بلکہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ڈالنے کے اندر اپنا رول پلے کیا تھا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی اس انتخابی مہم کے دوران اس مسلم لیگی وزیر کو بھی سٹیج پر بلائیں گے کسی موقع پر، یا اگر اس کے حلقے کے اندر، اس کے ضلع کے اندر جاتے ہیں وہ جلسہ کرنے، اور ان سے کہیں گے کہ ذرا وہ والی کہانی تو سناؤ کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی فلان جج صاحب سے، وہ فلان جج صاحب جو تھے ان کے ساتھ ذرا ذکر تو بتاؤ کیا تھا، اور وہ یہ پوری کہانی سنائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک سٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیز بتایا یہ جا رہا ہے کہ آ چکی ہے نواز شریف صاحب کے پاس، اور نواز شریف صاحب کو اس بات کا کافی حد تک یقین ہے کہ جیسے وہ چیز سامنے آئے گی، یا وہ انکشافات کریں گے اس عدالتی شخصیت جو اس وقت بھی سرونگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جج صاحب اس وقت بھی موجود ہیں، تو جب وہ ان کے بارے میں آئے گی چیز تو ان کے راہیں بالکل ویسے ہی کھوٹی ہوں گی جیسے اس وقت جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ مشکلات ہیں نا، اسی طریقے سے ان کے لیے بھی مشکل آئے گی، اور اس کے نتیجے میں ان جج صاحب کے لیے مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہ حساب کا عمل شروع ہوگا، جب وہ دھماکے کریں گے، تو بہت سارے لوگ جو سابق ہیں ان کے اوپر بھی بجلی گرے گی، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت چند لوگ جو اس وقت موجود ہیں ادارے کے اندر، ان کے اوپر بھی بجلی گرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو انتخابی مہم شروع ہونے والی ہے، اگلے جو 54 روز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ تہلکہ خیز بھی ہوں گے، ہنگامہ خیز بھی ہوں گے، اور اس کے اندر جناب بڑے بڑے لچ ہیں جو فرائی ہوں گے، اور بہت سارے ٹچ ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے کہ کیسے کیسے لگائے گئے تھے، کس کس نے لگائے تھے، کن کن مقاصد کے حصول کے لیے لگائے تھے، اور ان سے کون کون سے مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔